नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आप सबने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना तो जरूर होगा। सबने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कैसे होती है। लेकिन एक्चुअल में सिविल सर्विसेज आखिर काम कैसे करती है? सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से हैं? सिविल सर्विसेज में आता कौन कौन है? आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और हम समझेंगे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम। देखो देखो स्टूडेंट्स, मान लो तुम एक आम सिटीजन हो। तुम एक आम सिटीजन हो और तुमको कोई काम है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। मान लो मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बैठे हो तुम हो एक आम सिटीजन। तुमको चाहिए एक बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, तुमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तुम गवर्नमेंट ऑफिस जाओगे, वहां पर फॉर्म भरोगे, सर्टिफिकेट लेकर आ जाओगे। बस 10 मिनट का ही काम होगा, है ना। लेकिन देखो, एक्चुअली में क्या होता है। तुम्हारा एप्लीकेशन जो है, तुम्हारी सिटीजन का एप्लीकेशन जो है वो पहले जाएगा एक म्युनिसिपल क्लर्क के पास। म्युनिसिपल क्लर्क यानी कि एक और बॉक्स के अंदर तुमको डाल दिया जाएगा। क्लर्क भेजेगा तुम्हारी एप्लीकेशन को एक सेक्शन ऑफिसर के पास, यानी कि तुमको एक और बॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर जो होगा वो तुम्हारी एप्लीकेशन को भेजेगा एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, यानी कि तुमको एक और बॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है। डेप्टी रजिस्ट्रार जो है वो चेक करेगा रिकॉर्ड कीपर के साथ तुम्हें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले, यानी कि तुमको एक और बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। रजिस्ट्रार कीपर क्या करेगा? रजिस्ट्रार कीपर वेरीफाई करेगा और तहसीलदार को भेजेगा। एक और बॉक्स के अंदर तुमको डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होगी बच्चों। तहसीलदार जो है वो एसडीएम, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, उससे परमिशन लेगा, यानी कि तुमको एट द एंड एक और बॉक्स के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। तुम्हारी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी जो 10 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन इतने 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 ज्यादा बॉक्सेस के अंदर तुमको बंद कर देने के बाद, 7 बॉक्सेस के अंदर तुमको बंद कर देने के बाद, तुम्हारा काम जो 10 मिनट में हो जाने वाला था वो 10 दिन से ज्यादा का समय ले लेगा। और ये सेम सेम सिनेरियो जो है वो बाकी सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर भी होगा। चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना है, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, चाहे आपको पासपोर्ट बनवाना है, या कोई भी सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना है, आपको ऐसी बहुत सारी चीजों से जो है वो होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो सभी करप्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो अपना काम सही पर नहीं कर रहे हैं, या जितने भी ऑफिसर्स हैं वो काफी ज्यादा आलसी हैं। ऐसा नहीं है। ये सभी के सभी ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने आप को रूल्स के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। शायद इसीलिए इंडिया की जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर कोई भी काम जो होता है वो इतना ज्यादा डिले हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एग्जैक्टली ये सिविल सर्विसेज कैसे काम करती है। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होने वाली है। हम इस वीडियो के अंदर किसी सिविल सर्विसेज को या किसी भी ऑफिसर को ब्लेम नहीं करेंगे। हम सिस्टम को ब्लेम नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि ये बॉक्सेस जो है वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में सिविल सर्विसेज के एक्चुअल स्ट्रक्चर, आईएएस से लेकर ग्रुप बी तक फाइल्स कैसे मूव होती हैं, नोटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, वेटिंग क्या होता है, अप्रूवल क्या होता है, ये सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का रियल मैकेनिज्म क्या होता है, एसीआर सिस्टम और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होती है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच का पावर डायनेमिक्स कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम सिटीजन जैसे कि तुम हो गए, मैं हो गए, हम सबको ये सिविल सर्विसेज जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, एंड एट द एंड हम जैसे लोग इस सिविल सर्विसेज को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलो पहले समझते हैं कि सिविल सर्विसेज का मतलब एक्चुअली क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, वहां से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक पूरा सिस्टम जो है वो मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप रेडी हो तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और तुम्हें समझाना शुरू करता हूं इस सारी की सारी सिविल सर्विसेज के बारे में। पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, सिविल सर्विसेज के पूरे स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बेसिक चीज मैं तुमको समझाऊं। जब हम कहते हैं सिविल सर्विसेज, तो तुम एक चीज बार बार समझ लो, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सिविल सर्विसेज का मतलब कोई एक नहीं है। सिविल सर्विसेज एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचो जैसे एक बड़ी आर्मी होती है, आर्मी में जनरल्स होते हैं, जनरल्स के साथ कॉलोनल्स होते हैं, मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं, जवान होते हैं, सब एक ही आर्मी का हिस्सा होते हैं। लेकिन उनका काम, उनका स्टेटस, उनकी पावर वो बिल्कुल अलग अलग होता है। वैसे ही सिविल सर्विसेज भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। सबके ऊपर इस सिविल सर्विसेज के अंदर आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। सबसे ऊपर आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि एआईएस,
ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, इसमें सबसे पहले आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस। दूसरे नंबर पर इसमें आते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस, और तीसरे नंबर पर इसमें आती है आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो सबसे पहले आईएएस, फिर आईपीएस और फिर आईएफएस, ये तीन जो सर्विसेज हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में है। ये तीन सर्विसेज खास क्यों हैं? क्योंकि ये ऑफिसर्स जो हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, वो सेंटर में भी काम करते हैं, वो स्टेट के लिए भी काम करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो होगा या एक आईपीएस ऑफिसर जो होगा, वो आज हो सकता है कि राजस्थान के अंदर कहीं काम कर रहा हो, और हो सकता है कि अगले ही दिन उसको डेपुटेशन पर उसको ट्रांसफर के साथ दिल्ली बुला लिया जाए और किसी मिनिस्ट्री के अंदर उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाए। यही उनकी पावर है और यही उनके लिए बर्डन भी है। पावर, सेंटर में भी काम करेंगे, स्टेट में भी काम करेंगे, और बर्डन भी तो यही है कि कभी सेंटर में काम करेंगे और हो सकता है वापस कभी स्टेट में बुला लिया जाए। यहाँ पर अपने को एक चीज याद रखनी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 है। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट कर सकती है, राज्यसभा के सोल्यूशन रिजोल्यूशन के बाद इसे क्रिएट किया जा सकता है। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, और मेंस में भी ऑल इंडिया सर्विसेज की वर्किंग से सवाल, चाहे जीएस 2 हो या जीएस 4 हो, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लिया आपने। अब इसके बाद कौन सी सर्विसेज इंडिया के अंदर आती है? पहले ऑल इंडिया सर्विसेज सबसे टॉप मोस्ट, इसके बाद इंडिया में आती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज, इनके अंदर भी दो ग्रुप्स हैं सेंट्रल सर्विसेज में। एक तो है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। दोनों को हम समझेंगे कि दोनों कैसे काम करती हैं। देखो, ग्रुप ए में, सेंटर सर्विसेज के ग्रुप ए में आपकी आईआरएस आती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आती है, इसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज आती है, इसमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज आती है, इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज आती है, और भी बहुत सारी कुछ 10 11 12 सर्विसेज जो है वो सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आती हैं। सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए ही, भारत सरकार के लिए ही काम करते हैं। दिल्ली में और जहां पर भी भारत सरकार के और ऑफिस मौजूद हैं, वहीं पर ही इनकी पोस्टिंग जो है वो की जाती है। ये स्टेट में सर्व नहीं करते। ठीक है, समझ लिया। अब इसमें से ये जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज, या फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सभी की सभी सर्विसेज जो है वो ग्रुप ए सर्विसेज का पार्ट है। ये सभी की सभी ग्रुप ए सर्विसेज का पार्ट है। समझ लिया। इसके अलावा भी, इसके अलावा भी सेंटर में और सर्विसेज भी हैं। इसके अलावा भी सेंटर में ग्रुप बी सर्विसेज भी हैं। एक बार ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, जो ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं, वो असल में पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बैकबोन होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। इसमें आती है आपकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। इसके बाद आती है रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। इसके अलावा दानिक्स भी इसी में आता है, दानिप्स भी इसी में आता है, DANICS, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है, जो दिल्ली और अंडमान निकोबार के अंदर काम करती हैं, या जो पुलिस सर्विसेज हैं जो दिल्ली और अंडमान निकोबार के अंदर काम करती हैं, जो यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाई गई हैं, वो भी ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर आती हैं। और ये सभी भी बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कैडर हैं। इनमें भी जॉब करना मतलब आपकी रिस्पेक्ट जो होगी वो बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगी। जहां ग्रुप ए ऑफिसर सेंट्रल सर्विसेज के हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग में बिजी रहते हैं, वहीं ग्रुप बी ऑफिसर्स का काम होता है उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करना, उनको जमीन पर उतारना। इन ऑफिसर्स की पोस्टिंग भी मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में होती है या फिर डिपार्टमेंट्स में होती है। इनका रोल इतना क्रूशियल होता है कि इनके बिना अप्रूवल के कोई भी फाइल जो है वो आगे खिसक ही नहीं पाएगी। सिस्टम का पहिया जो है वो हिल ही नहीं पाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो मिडल मैनेजमेंट और टॉप लीडरशिप के बीच में सबसे मजबूत लिंक जो है, ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं, और इसके अंदर भी कई सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, इतना समझ लिया हमने। इतना समझ लिया तो अब हम आगे चलते हैं और अगली सर्विसेज जो है वो उनके बारे में समझते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आती है स्टेट सिविल सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास आती है स्टेट सिविल सर्विसेज।
ग्रुप बी सर्विसेज की पहचान आपको हो चुकी है। इसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज में देखो, हर स्टेट का अपना एक सर्विस कैडर होता है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होगा, तमिलनाडु का अपना होगा, हरियाणा का अपना होगा, मध्य प्रदेश का अपना होगा। ये जो ऑफिसर्स होंगे जो स्टेट सिविल सर्विसेज में होंगे, ये ऑफिसर स्टेट के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इनको आईएएस में या आईपीएस में भी प्रमोशन मिल सकता है। इसको कहते हैं हम स्टेट टू एआईएस कैडर। स्टेट टू एआईएस कैडर पर इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, ज्यादा सीट्स नहीं होती हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कोई 15-16 साल के काम करने के बाद आपको प्रमोट करके आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज से ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर प्रमोट किया जाता है। मतलब एक तरीके से स्टेट सिविल सर्विसेज आईएएस का वेटिंग रूम है। कुछ लोग प्रमोट होकर आईएएस बन जाएंगे और कुछ लोग प्रमोट नहीं होंगे और वो वेटिंग रूम में ही अपना पूरा करियर जो है वो पूरा कर देंगे। इतना समझ लिया। अब एक और एंगल भी है हमारे पास ग्रुप सी सर्विसेज का और ग्रुप डी सर्विसेज का, या ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज भी हम उनको बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली जमीन के ऊपर काम करते हैं। क्लर्क, पीएन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी संख्या तो स्टूडेंट्स लाखों के अंदर है, और ये लोग वो फेस है जो आम आदमी डेली बेसिस के ऊपर देखता है जब भी वो किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जाता है। एक आम आदमी एक आईएएस ऑफिसर से, एक आईपीएस ऑफिसर से रेगुलरली नहीं मिलेगा, बहुत रेयर उनसे मिलना होगा। लेकिन किससे मिलना होगा? ग्रुप सी के क्लर्क से मिलना होगा, या ग्रुप डी के पीएन से मिलना जरूर होगा। तो सारे के सारे जितने भी लोग सेंटर में या स्टेट में काम कर रहे हैं, सबका अपना एक रोल है, सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब भारत के लिए और अपने अपने स्टेट के लिए और समाज के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ लिया। इतना डिस्टिंक्शन तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमको याद रहेगा। एग्जाम में जब भी सिविल सर्विसेज के बारे में कोई क्वेश्चन लिखना होगा तो सिर्फ आईएएस नहीं लिखोगे। ये जो डिवीजन है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज, इस पूरी डिवीजन को समझा कर आओगे अपने आंसर के अंदर। पूरा स्ट्रक्चर मेंशन करोगे, एआईएस, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि तुम्हें सारे सिस्टम की समझ है, तुम सिर्फ रट्टू तोता नहीं हो जो ऊपर ऊपर से पढ़कर याद करके आ गया है। ठीक है, समझ लिया। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेलिंग के अंदर हम जाते हैं। कुछ एक चीजें और जो हमको जाननी है वो हम जानने का काम करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 कभी पास हुआ था। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 कभी पास हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था। इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मली इसके चलते इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। 1947 से पहले आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश क्रिएशन थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्ग्यू किया कि यूनिफाइड सर्विसेज देश की यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज देश के भलाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के चलते इस एक्ट को पास करके इन सर्विसेज को जो था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्मलाइज किया गया था। अब कुछ बच्चे कमेंट में ये भी कह सकते हैं कि सर 1947 से पहले वाली जितनी भी सिविल सर्विसेज थी उनसे रिलेटेड सारा का सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जरूर समझाओ। समझाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, उसके लिए कोई और वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये सारा का सारा जो क्लस्टर है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा और अपन एक ही लेक्चर के अंदर वो सभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अभी की सिविल सर्विसेज कैसे वर्क करती है वो समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो होगा वो हम किसी और लेक्चर के अंदर पूरा कर लेंगे। समझ गए तो थम्स अप जरूर कर देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इतना जान लिया। चलो, अब ये हायरार्की कैसे काम करती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। देखो होता क्या है, मान लो तुम यूपीएससी क्रैक कर लेते हो या कोई भी यूपीएससी क्रैक कर लेता है। बहुत ही बड़ा दिन होता है जब रिजल्ट आता है, उस एक पवित्र पीडीएफ के अंदर आपका नाम आता है। लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होता है, एक चीज बहुत सब लोग उसके बाद क्या होता है वो नहीं जानते। सिलेक्शन के बाद भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले आता है सिलेक्शन के बाद आपका फाउंडेशन कोर्स, जो कि होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के अंदर, जो कि मसूरी के अंदर स्थित है। इसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्ट में लोग इसको लबासना बोल देते हैं, लेकिन जो लोग लबासना चले जाते हैं वो कभी भी इसको लबासना नहीं बोलते हैं, वहां पर ये कल्चर नहीं है। ठीक है, सभी न्यूली सिलेक्टेड ऑफिसर जो होंगे, चाहे वो आईएएस होंगे, चाहे वो आईपीएस होंगे, चाहे वो आईआरएस होंगे, सभी के सभी न्यूली सिलेक्टेड ऑफिसर जो होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के भी और सेंट्रल सर्विसेज के भी, सब एक साथ यहां पर आएंगे और 15 से 16 हफ्ते तक इनकी ट्रेनिंग जो है वो यहां पर चलेगी।
इसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। क्यों होती है ये ट्रेनिंग? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि सब ऑफिसर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, वो एक दूसरे को समझ ले, वो देश की बेसलाइन को समझ ले, देश की फाउंडेशन को समझ लें कि ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कैसे करती है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक का सारा प्रोसीजर जो है वो इनको समझाया जाता है। फिर इसके बाद कैडर एलोकेशन होता है। कैडर एलोकेशन की जो रूल्स हैं वो भी हाल फिलहाल में चेंज हुई हैं, उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो अपने टॉपिक से जो है वो डीरेल हो जाएगा। वैसे कैडर एलोकेशन के बारे में भी जानना यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम किसी और लेक्चर के अंदर जरूर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कैडर एलोकेशन हो जाता है, फिर आपको फेज 2 ट्रेनिंग में भेजा जाता है, स्टेट एकेडमी में भी भेजा जाता है, सेंटर के अंदर भी आपकी डेपुटेशन के ऊपर आपको भेजा जाता है, वहां पर भी आपके एग्जाम होते हैं। फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी आपके एग्जाम होते हैं। जब आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है प्रैक्टिकल, तब भी आपके एग्जाम होते हैं। हर लेवल के ऊपर आपसे थोड़ा थोड़ा रिव्यू जो है वो सरकार लेती रहती है, ताकि पता लगता रहे कि जिस ऑफिसर को हमने सिलेक्ट किया है वो सही में सही ऑफिसर है भी या नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपकी ये सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद तब कहीं जाकर आपको आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है, आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलती है। आईएएस ऑफिसर को स्टेट एलोकेट करने के बाद जब उनके डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, तो डायरेक्ट डीएम नहीं बना दिया जाता, डायरेक्ट डीसी नहीं बना दिया जाता। पहले इनको एडिशनल डीसी या असिस्टेंट कलेक्टर बनाया जाता है, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम बनाया जाता है। बेसिकली प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के दौरान चलता है। उस प्रोबेशन पीरियड के बंद हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। और ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट गवर्नेंस कंसेप्ट को टच करता है। यहीं पर आप जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट के अंदर एंटर कर जाते हो। वो क्या होती है, वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आईएएस ऑफिसर्स को सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। रूरल डेवलपमेंट सिखाई जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन सिखाया जाता है, लॉ के बारे में जानकारी दी जाती है, फाइनेंस हो गया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता। ये जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की जो डिबेट है, ये आपका एसए एग्जाम, जीएस 2 का एग्जाम, जीएस 4 का एग्जाम, जहां कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात आती है, वहां पर जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट को मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। इतना समझ लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग होती है, कैडर मिलता है, पहली पोस्टिंग होती है, अब ऑफिसर काम शुरू करता है। और काम मतलब फाइल्स, लाखों फाइल्स, और हर फाइल की अपनी एक दुनिया होती है। चलो, इस फाइल की दुनिया को मैं तुमको अगले चैप्टर के अंदर समझाता हूं कि असल में ये फाइल्स कैसे मूव करती हैं। देखो, तुमने कभी सुना होगा ना कि अफसर की टेबल के ऊपर फाइल तो सालों साल तक पड़ी रह जाती है, फाइल क्लियर ही नहीं हो पाती है। फाइल क्लियर क्यों नहीं हो पाती है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। ये फाइल वाला सिस्टम जो है वो ऑफिसर्स ने जानबूझकर ऐसे ही रखा हुआ है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ऑफिसर के ऊपर ना आए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को फ्रैक्शनल मैट्रिक्स के अंदर ना कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, समझाता हूं। चलो, ये सारा सिस्टम जो है वो क्या होता है, नोटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक डिले क्या होता है, ये सारा कुछ मैं तुमको समझाता हूं। देखो, एक एक्चुअल फाइल का सफर क्या होता है ये समझो। मानो तुम एक एनजीओ चलाते हो, देखो एग्जांपल ले रहे हैं। मानो तुम एक एनजीओ चलाते हो। ठीक है। तुम्हारी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम्हारी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस कैंप के लिए तुम्हारी एनजीओ को फंड चाहिए, समझे? स्पोर्ट्स अवेयरनेस कैंप के लिए फंड चाहिए। तुमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन डाल दी, मिनिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन डाल दी। अब फाइल कैसे मूव करेगी, कैसे होगा? तुम्हारी एप्लीकेशन जो होगी उसकी एक फाइल बनेगी। ठीक है। सबसे पहली स्टेज होगी कि फाइल तैयार हो गई, तुमने एप्लीकेशन डाला, वो फाइल तैयार हो गई। फिर क्या होगा, उसमें तुम्हारा फॉर्म लगाया जाएगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे, सब कुछ उसके अंदर अटैच कर दिया जाएगा। और अब ये फाइल अपना सफर शुरू करेगी, एक लंबी यात्रा का सफर जो है वो शुरू करेगी। पहला इसका स्टॉप जो होगा वो होगा क्लर्क। पहले ये क्लर्क के पास पहुंचेगी, जो भी उस मिनिस्ट्री का क्लर्क होगा जिसके पास ये फाइल को पहुंचना है। क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क फाइल को रजिस्टर करेगा, डायरी नंबर डालेगा, डेट स्टैंप लगाएगा, और फिर ये आगे अपने सेक्शन ऑफिसर को इस फाइल को आगे भेज देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन ऑफिसर इस फाइल के ऊपर डालेगा एक नोट।
सेक्शन ऑफिसर इस फाइल के ऊपर डालेगा एक नोट जिसे नोटिंग कहा जाता है। सेक्शन ऑफिसर को हम नोटिंग का उस्ताद भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला नोट किसी भी फाइल के ऊपर सेक्शन ऑफिसर ही डालता है। यही स्टेप है नोटिंग। नोटिंग मतलब ऑब्जर्वेशन। फाइल में एक नोटिंग शीट होती है। एग्जाम्पल के तौर तौर पर कि सेक्शन ऑफिसर ने क्या नोट डाला होगा। सेक्शन ऑफिसर ये नोट डालेगा कि एप्लीकेंट ने 5 लाख मांगे हैं, 5 लाख की ग्रांट मांगी है, डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मिसिंग है। रूल 12 क्लोज बी के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, रूल 5 के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, रूल 10 के मुताबिक ये चीज मिसिंग है या ये चीज प्रेजेंट है। वो इस तरीके की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस फाइल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उस ग्रांट के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका सारा का सारा नोट जो है वो सेक्शन ऑफिसर उस फाइल के अंदर डाल देगा। इसे बोलते हैं नोटिंग, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। मतलब सेक्शन ऑफिसर अपना एनालिसिस जो है वो इसके ऊपर लिख देगा। ये नोट फाइल का हिस्सा बन जाएगा, परमानेंटली हिस्सा बन जाएगा। बेसिकली सेक्शन ऑफिसर अपनी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो टाइप कर देगा इस फाइल के ऊपर, लेकिन ये ऑफिशियल फाइल में जाएगा और ये व्हाट्सएप मैसेज कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है। ये है पूरी हायरार्की का लेडर। ये पहली सीढ़ी हमने समझ ली है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेक्शन ऑफिसर से फाइल निकलेगी और अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगी। सेक्शन ऑफिसर से फाइल निकलेगी, अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगी, अंडर सेक्रेटरी भी इसके ऊपर नोटिंग डालेगा। एग्जाम्पल, अंडर सेक्रेटरी की नोटिंग क्या होगी कि मैं सेक्शन ऑफिसर की नोटिंग से एग्री करता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई जाए, पर जो इनका कैंप है जिसके लिए पैसे निकाल रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं उसकी डेट भी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्रोविजनल अप्रूवल दे दी जाए और इतने में इनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मंगवा ली जाए। इस तरीके से या अलग तरीके की भी नोटिंग जो है वो यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी डाल सकता है, लेकिन अंडर सेक्रेटरी भी नोटिंग जरूर डालेगा। बिना नोटिंग के ये फाइल और आगे मूव नहीं करेगी। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर भैया एक और, अंडर सेक्रेटरी के बाद ये फाइल डिप्टी सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी। डिप्टी सेक्रेटरी फिर जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी। हर एक लेवल के ऊपर एक नोट एक नोट एक नोट और ऐड होता हुआ उसके ऊपर चलेगा। हर ऑफिसर अपना दिमाग लगाएगा, पुरानी नोटिंग को पढ़ेगा, नई नोटिंग ऐड करेगा। ये नोटिंग, ड्राफ्टिंग, वेटिंग का जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कोई हवा में नहीं चल रहा है। ये सारा प्रोसेस कोई हवा में नहीं चल रहा है कि ये नोटिंग हो गया, ये ड्राफ्टिंग हो गया, ये वेटिंग हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ये चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर बनाया था 1955 में, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पूरा नाम इसका क्या है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSMOP। ये 1955 में बना था। ये सारा नोटिंग वेटिंग प्रोसीजर जो है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ठीक है। इस सब के अंदर ये सब कुछ डिफाइंड है। और उसके बाद क्या हुआ? 1955 में ये बना, लेकिन इससे सब कुछ बहुत 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 डिले हो जाता है, बहुत बहुत धीरे हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के अंडर ई ऑफिस का एक कंसेप्ट लेकर आई। अब ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो फिजिकली फाइल्स नहीं, डिजिटली भी मूव करेंगी, ताकि पता लगे कि कौन सी फाइल कौन से ऑफिसर के पास कितने घंटे या कितने दिनों या कितने मिनटों से रुकी हुई है। डायरेक्टली इसके अंदर रिफॉर्म लेकर आने के लिए सरकार ने यहाँ पर ई गवर्नेंस और ई ऑफिस का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है। ये सब कुछ समझ लिया हमने, नोटिंग समझ लिया। नोटिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फाइल की, वो होती है ड्राफ्टिंग। नोटिंग के बाद डिसीजन हो जाता है, या तो अप्रूवल मिल जाता है या डिक्लाइन कर दिया जाता है। जो भी आपका डिसीजन होगा उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में ड्राफ्ट उसका बनाया जाएगा। एग्जाम्पल, एक ऑफिशियल लेटर निकलेगा कि टू एनजीओ, उसका नाम रखा जाएगा, with reference to your application the ministry is pleased to sanction 5 lakh rupees etc etc। इस तरीके का जो भी फैसला मिनिस्ट्री लेगी उसका एक ड्राफ्ट बनाकर लीगल लैंग्वेज के अंदर उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। उस ड्राफ्ट के निकलने के बाद होती है वेटिंग। ड्राफ्ट के निकलने के बाद होती है वेटिंग। वेटिंग यानी कि लीगल फिल्टर। लीगल फिल्टर कैसे समझे इसको? देखो ध्यान से सुनो, लीगल फिल्टर क्या होगा। ये सारे ड्राफ्ट के निकलने के बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर, ये सारी की सारी फाइल जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री के लीगल सेल के पास जाएगी, या वो मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अगर ये फाइल थी तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी अपना एक लीगल सेल होगा, जहां पर इस फाइल को भेज दिया जाएगा, जहां पर वो टीम इंटरनली बैठकर इस फाइल की लीगैलिटी को चेक करेगी। एग्जाम्पल, लीगल टीम देखेगी कि ये एनजीओ को फंड देना किसी पुराने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तो नहीं है,
क्या एनजीओ के बाई लॉज में स्पोर्ट्स कैंप मेंशन है भी या नहीं है? अगर लीगल पंगा हुआ तो फाइल वापस चली जाएगी, अगर सारी लीगैलिटीज जो है वो ओके हैं तो फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर फाइल क्लियर हो गई, सब कुछ सेट हो गया, तब एंड में ये फाइल जो है वो सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी, सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन करेगा। मिनिस्ट्री का, हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक सेक्रेटरी होता है, और तब ये फाइल का अप्रूवल मिलने के बाद, साइन होने के बाद पैसे जो है वो उस एनजीओ के खाते में भेज दिए जाएंगे। अगर डिसी अब इसमें देखो क्या हुआ, इतना लंबा प्रोसेस था, कितना स्लो लग रहा है आपको, लेकिन इसका एक लॉजिक भी है। लॉजिक है अकाउंटेबिलिटी को डिफ्यूज करना। अगर मान लो ये डिसीजन गलत हुआ, एक अकेला ऑफिसर जो है वो इसमें ब्लेम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है। नीचे वाले क्लर्क से लेकर ऊपर बैठे सेक्रेटरी तक सबने कलेक्टिवली डिसाइड किया है, तो सबके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है, यानी कि इससे सब कुछ स्लो भी हो रहा है, और इससे सब के सब ऑफिसर जो है वो बच भी रहे हैं। तो एग्जाम में कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एज ए गवर्नेंस थीम यूज करो अपने आंसर में लिखने के लिए, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, और इसको एज ए गवर्नेंस थीम अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना सीखो, इसको याद करो, इसको समझो। ठीक है। 2015 में मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने ई ऑफिस इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया था, डिजिटल इंडिया के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, और यही उसका आइडिया था कि इस फिजिकल फाइल्स को हटा दिया जाए और डिजिटल फाइल्स को यूज किया जाए, और मिसिंग फाइल का बहाना ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है। अब सोचो, 5-6 लोगों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग, वेटिंग, एक सिंपल केस में भी मिनिमम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। और अगर ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ तो 2 साल, 3 साल, ना जाने कितना भी समय जो है वो लग सकता है। लेकिन इससे एक फायदा भी है। फायदा क्या है, समझा दिया। एक और फायदा बताऊं। मान लो आप आईएएस ऑफिसर हो, आप मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको मंत्री जी का फोन आ गया। मंत्री जी ने बोला कि इस एनजीओ को 5 नहीं, तुम 50 लाख दो। 50 लाख में भी ये जो एनजीओ है ये अच्छा काम करेगी, मैं जानता हूँ इस एनजीओ को। तुम क्या बोलोगे कि नहीं जनाब, मैंने तो फाइल में नोट डाल दिया है, मैंने तो फाइल में एंट्री कर दी है। फाइल में एक बार एंट्री हो गई तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अब मंत्री जी 5 का 50 बोलते रहे, वो 5 का 50 नहीं हो पाएगा। शायद इसीलिए भी ये फाइल्स का सिस्टम आज तक ब्यूरोक्रेट्स ने, सिविल सर्विसेज ने जिंदा रखा हुआ है, ताकि कुछ हद तक तो करप्शन को कंट्रोल किया जा सके। जहां पर किया जा सकता है कंट्रोल, कम से कम वहां तो कंट्रोल किया जा सके। समझे? तो फाइल ऐसे मूव होती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन किसी भी ऑफिसर की जिंदगी में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑफिसर की लाइफ में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। ठीक है। और ये प्रोसेस एक अलग ही दुनिया है, अलग ही तरीका है। चलो अब इस पूरे के पूरे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के सिनेरियो को अपन समझते हैं, कि कोऑपरेशन कैसे होती है, कंट्रोवर्सी कैसे होती है, प्लम पोस्टिंग क्या है, यूनिटिव पोस्टिंग क्या है। इन सब चीजों को इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। देखो, ट्रांसफर शब्द सुना तो बहुत होगा। ये एक वर्ड है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की नींद जो है वो उड़ा सकता है। और वैसे भी इंडिया में एक आईएएस ऑफिसर का एवरेज टेन्योर एक पोस्टिंग पर बेसिकली 16 मंथ से कम का ही होता है। एक आईएएस ऑफिसर का एवरेज टेन्योर 16 मंथ से कम ही होता है। यानी कि बहुत, लगभग 1.25 साल आप काम कर रहे हो। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो वो तो 4-4, 5-5 साल लंबे भी हो सकते हैं। लेकिन आप 16 मंथ से ज्यादा किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे ही नहीं। यानी कि कंफर्म है कि आपके जाने तक वो प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा रहेगा ही रहेगा। ये तो डाटा है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन ये होता क्यों है? देखो, एक लेवल पर लेजिटिमेट रीजंस हैं इसके। अगर एक ऑफिसर को एक्सपीरियंस चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, टोटल तो उस ऑफिसर ने 30-32 साल ही सर्व करना है, अगर वो सही एज के ऊपर आईएएस बन गया है। और उसको एक्सपीरियंस सभी डिपार्टमेंट का चाहिए। अगर एक एक डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर को 3-3, 4-4 साल टिका दिया जाएगा तो उसे अलग अलग एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? वहीं अगर किसी ऑफिसर को मान लो 10 साल एक ही जिले के अंदर भेज दिया जाए, तो 10 साल के अंदर तो वहां के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, वहां के पॉलिटिशियंस के साथ, सबके साथ उसका जो सेटअप है, जो नेक्सस है, वो क्रिएट हो जाएगा। और नेक्सस जहां पर क्रिएट होगा वहां पर करप्शन आ जाएगी। इसीलिए किसी भी एवरेज आईएएस ऑफिसर का जो टेन्योर होगा, एवरेज टेन्योर, वो 16 महीने से कम ही होगा। ग्राउंड रियलिटी में ये सिस्टम थोड़ा सा पॉलिटिकली वेपनाइज्ड भी है साथ में। देखो, वैसे जरूरी भी है कि लगातार ट्रांसफर होना चाहिए, बट एक्चुअली में एक हथियार के रूप में जो पॉलिटिशियंस हैं इन आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स को इस्तेमाल करते हैं। देखो,
या तो आपको मिलती है प्यूनिटिव पोस्टिंग या फिर आपको मिलती है प्लम पोस्टिंग। प्यूनिटिव पोस्टिंग क्या होती है? मान लो आपने कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया जो कि मंत्री जी को पसंद नहीं आया, जो कि मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आया। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको मिलेगी प्यूनिटिव पोस्टिंग, आपको अच्छे जिले से हटा दिया जाएगा, एक डेवलप्ड जिले से हटा दिया जाएगा, एक पावरफुल जिले से हटा दिया जाएगा और आपको एक कम इंपॉर्टेंट जिले के अंदर भेज दिया जाएगा, बॉर्डर एरिया के अंदर भेज दिया जाएगा, जहां पर आपके पास पावर कम होगी, अथॉरिटी कम होगी। लेकिन अगर आपने मंत्री जी के साथ कोऑपरेशन किया, आपने उनकी बात मानी, आपने एनजीओ को 5 लाख की जगह 50 लाख दे दिए, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तब आपको मिलेगी प्लम पोस्टिंग। तब आपको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिलेगी, तब आपको सेंटर के अंदर बुला लिया जाएगा या आपकी स्टेट की कैपिटल के अंदर आपको बुला लिया जाएगा और वहां पर आपको अच्छा खासा काम जो है वो सौंप दिया जाएगा। आपको पावर मिलेगी, आपको विजिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये होती है प्लम पोस्टिंग और साथ में होती है प्यूनिटिव पोस्टिंग। मतलब ट्रांसफर सिस्टम जो है वो एक तरीके से आप मान लो कि एक इनविजिबल सैलरी स्लिप है। तुम्हें रेज भी मिल सकता है, अच्छी पोस्टिंग भी मिल सकती है, अच्छे फॉर्म भी मिल सकते हैं, या फिर तुम्हारी सैलरी काटी भी जा सकती है, तुमको किसी दूसरे जिले के अंदर भी भेजा जा सकता है। यानी कि ये सारा सिस्टम जो है वो, ये जो पॉलिटिकल एजेंसी है वो अपने अकॉर्डिंगली चलाती है। लेकिन यहीं पर आती है हमारे पास सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की एक रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, और उसके अंदर मौजूद जो रिकमेंडेशन है, ये सेकंड एआरसी 2005 में आई थी। ठीक है, सेकंड एआरसी 2005 में आई थी। वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर एआरसी को बनाया गया था और एआरसी ने रिकमेंड किया था कि मिनिमम किसी भी ऑफिसर को 2 साल का टेन्योर तो कहीं भी दिया जाना चाहिए। कुछ स्टेट्स ने तो इसको अपना लिया, ज्यादातर स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, और जिन स्टेट्स ने इसको अपना भी लिया वो भी होल हार्टेडली 100% इसको अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन एआरसी की रिकमेंडेशंस को याद करना, समझना, पढ़ना, आंसर में लिखना जीएस 2 के, जीएस 4 के, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप एआरसी की रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर दो अगर अभी तक आपने पढ़नी शुरू नहीं की है। ठीक है, चलो इतना समझ लिया। इसके बाद एक और डायमेंशन हमारे पास आती है, इसके बाद एक और डायमेंशन हमारे पास आती है जो कि है सेंट्रल डेपुटेशन की डायमेंशन। सेंट्रल डेपुटेशन, देखो, एक आईएएस ऑफिसर स्टेट में पोस्ट होता है, ये उनका प्राइमरी कैडर होता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पोस्ट हो सकते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल डेपुटेशन। दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर काम करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, ये होती है सेंट्रल डेपुटेशन, और ये हाईली सोट है। यानी कि लोग इसको प्रेफर करते हैं, आईएएस ऑफिसर इसको प्रेफर करते हैं कि सेंटर में काम करने के लिए उनको बुलाया जाए, क्योंकि सेंटर में विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, पावर ज्यादा मिलती है, करियर एडवांसमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर कैडर का एक कोटा होता है कि कितने ऑफिसर स्टेट से सेंटर में आकर सर्व करेंगे, क्योंकि सेंटर के ऑल इंडिया सर्विसेज के लेवल के ऊपर अपना कोई काडर तो है नहीं। ऑल इंडिया सर्विसेज का काडर तो स्टेट को दे दिया जाता है, सेंटर के खुद के तो ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर के अंदर ऑफिसर होते नहीं है। तो सेंटर उन्हीं स्टेट में से उन ऑफिसर को वापस डेपुटेशन के ऊपर बुलाता है। अगर ज्यादा ऑफिसर्स सेंटर में चले जाएं तो स्टेट गवर्नमेंट में शॉर्ट पड़ जाएगा, शॉर्ट स्टाफ्ड हो जाएगी वो। ये सब सेंटर स्टेट टेंशन का एक प्रैक्टिकल डायमेंशन भी है। ठीक है, समझ लिया। अब देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज रेजिडरी मैटर रूल्स के अंडर काम करती हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्टेन पावर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्टिंग्स के अंदर। ये पावर कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि स्टेट अच्छे आईएएस ऑफिसर्स को सेंटर में भेजने से मना करता है, लेकिन सेंटर को उन्हीं अच्छे आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत सेंटर में काम करने के लिए होती है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कम्पिटिटिव फेडरलिज्म डिबेट में डायरेक्टली लिंक होने वाला टॉपिक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इन दोनों के बीच की डिबेट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। समझे? तो ट्रांसफर का खेल समझ में आया। लेकिन एक चीज और है जो ऑफिसर के करियर को साइलेंटली शेप करती है, जो लोग देखते हैं लेकिन जो मैटर करती है ज्यादा, वो है एपीएआर। चलो इसको भी समझ लेते हैं कि एपीएआर क्या है, कैसे किसी ऑफिसर की जिंदगी एपीएआर के थ्रू जो है वो चेंज हो सकती है, कैसे वो एक बेल कर्व पैराडॉक्स के अंदर फंसी हुई है।
और सबसे पहले एपीएआर होती क्या है सब कुछ समझ लेते हैं। चलो सोचो, तुम एक टीचर हो, इमेजिन करो तुम एक टीचर हो, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, लेकिन रूल्स कहते हैं कि तुम आउटस्टैंडिंग ग्रेड सिर्फ 15% बच्चों को ही दे सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे बाकी स्टूडेंट्स जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं वो मीडियोकर कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये एग्जैक्टली होता है एपीएआर के अंदर। एपीएआर का मतलब एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। जैसे हर साल के बाद तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही आईएएस ऑफिसर्स का भी हर साल एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिसको बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, एंड शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपीएआर। पहले इसे एसीआर कहा जाता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट कहा जाता था, पर 2009 के बाद इसका नाम बदल दिया और कुछ नए रिफॉर्म्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। ये रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट है जो हर साल फिल होती है एक ऑफिसर के बारे में, उसके सुपीरियर ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स लिखते हैं कि ये कितना अच्छा काम करता है, इसकी लीडरशिप स्किल कैसी हैं, कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, इंटीग्रिटी कैसी थी, ऑनेस्टी कैसी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन चीजों को मेंशन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक आईपीएस ऑफिसर ने साल में 5 बहुत बड़े केसेस जो थे वो बस्ट किए, लेकिन उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं है, लोगों से बात करने का तरीका उस आईपीएस ऑफिसर का अच्छा नहीं है, लेकिन 5 बड़े केस वो एक साल में सोल्व कर चुका है। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि वो रूड है, तो हो सकता है कि उसकी एपीआर में लिख दिया जाए कि एक्सीलेंट फील्ड वर्क बट नीड्स टू इंप्रूव कंडक्ट विद कलीग। बस एक लाइन और उस आईपीएस ऑफिसर का जो प्रमोशन है उसमें रुकावट बना देगा। एपीएआर मैटर करता है क्योंकि प्रमोशंस इसी में से निकलती हैं, एम्पेनलमेंट इन्हीं में से होती है। मतलब जब आप जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्टिंग के ऊपर जाओगे, जब आप डीजीपी डीआईजी आईजी की पोस्ट के ऊपर जब आप जाओगे, तब उसमें सिलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स की एपीएआर रिपोर्ट जो है उसको चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रियल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है ग्रेड इन्फ्लेशन की। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है ग्रेड इन्फ्लेशन की। ये क्या होती है? सबको वेरी गुड, सबको आउटस्टैंडिंग, ये सभी ऑफिसर्स को दे दिया जाता है, सबको वेरी गुड, सबको आउटस्टैंडिंग। एक अनस्पोकन रूल सा बन गया है ये। अगर एक सीनियर अपने सब ऑर्डिनेट को एवरेज रेटिंग देगा ना, तो उसे एक बहुत लंबी चौड़ी जस्टिफिकेशन भी लिखनी पड़ेगी। इस पेपर वर्क से बचने के लिए ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर को ज्यादातर ग्रेड इन्फ्लेट करके दे देते हैं, और बड़ा रेयर होता है, जैसे आईपीएस का एग्जांपल मैंने दिया कि बात करने का तरीका ठीक नहीं है, वैसे ऑफिसर अच्छा है, उसमें उसको बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखकर देनी पड़ेगी कि बात करने के तरीके में क्या दिक्कत है, क्या इशू है, वो सारा उसको रिपोर्ट बनाकर देना पड़ेगा। और रिपोर्ट तो इतनी बनानी होती है, इतनी बनानी होती है, ऊपर से एक और रिपोर्ट आ जाए। तो इस पूरे पेपर वर्क से बचने के लिए ज्यादातर ऑफिसर जो हैं, और किसी से दुश्मनी ना मोल लेनी पड़े, इसीलिए ज्यादातर सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो अपने मीडियोकर ऑफिसर्स को भी, मीडियोकर आईएएस ऑफिसर्स को भी जो है वो अच्छी ग्रेड दे देते हैं। इससे अच्छा काम करने वाले आईएएस, मीडियम काम करने वाले और लोअर काम करने वाले, तीनों के बीच का जो फर्क है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक सब्जेक्टिविटी ट्रैप भी है। इसके अलावा एक सब्जेक्टिविटी ट्रैप भी है, पर्सनल खुन्नस भी हो सकती है। एक ऑफिसर ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन ले लिया मान लो, जो बेसिकली सही था, पर मिनिस्ट्री या सुपीरियर को पसंद नहीं आया, पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल डिसीजन था, सुपीरियर ने गुस्से में एपीएआर में रेटिंग कम कर दी। वहीं दूसरा ऑफिसर जो है, जो सिर्फ यस सर ऐसे करता है, हो सकता है कि उसको अच्छी से अच्छी, सबसे अच्छी रिपोर्ट मिल जाए और एपीएआर में उसका नंबर जो है वो सबसे ऊपर जाके बैठ जाए। तो ये सब्जेक्टिविटी है, डिपेंड करता है कि आपके आपके सीनियर के साथ कैसी रिश्ते हैं, खुन्नस है या खुन्नस नहीं है। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इसके अंदर चक्कर पड़ता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का चक्कर क्या पड़ता है? देखो, पहले एपीएआर कॉन्फिडेंशियल थी, यानी ऑफिसर को पता ही नहीं चलता था कि उसके बारे में किसी ने क्या लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक केस की सुनवाई के बाद ये बोला कि भैया जिस भी ऑफिसर के खिलाफ एडवर्स एंट्री होंगी, नेगेटिव रिमार्क्स होंगे ना, उस ऑफिसर को बताना जो है वो जरूरी हो जाएगा, ताकि वो सफाई दे सके, एपीएआर में चढ़ने से पहले उस नोट की वो सफाई दे सके, रिप्रेजेंट अपने आप को कर सके, और उसके बाद जाकर एपीएआर के अंदर चढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक अच्छा फैसला लिया आईएएस ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, एपीएआर सिस्टम एक बड़ी गवर्नेंस डिबेट का हिस्सा है। मेरिट बेस्ड वर्सेस सीनियोरिटी बेस्ड जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके बीच का एक हिस्सा है।
प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रमोशन अक्सर सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि आपने कितने साल काम किया, ना कि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इसीलिए इसमें ये जो सुधार है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर, ये आना चाहिए। एंड सेकंड एआरसी रिपोर्ट, जिसका नाम हमने पहले भी लिया, सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने इन सुधारों के लिए पेशकश की भी थी। एंड सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने एक चीज और बोली थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट बनाई जाए और साथ में लेकर आई जाए टॉप लेवल के ऊपर लेटरल एंट्री। टॉप लेवल के ऊपर लेकर आई जाए लेटरल एंट्री। चलो, लेटरल एंट्री क्या है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, इस सब चीजों को भी समझ लेते हैं। देखो, ये वो ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें सब टॉपर हैं लेकिन प्रमोशन सिर्फ कुछ को मिलती है। इसलिए कुछ लोगों को बाहर से हमको लेकर आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को। बट इसके साथ साथ बीच में दो चीजें और हैं। लेटरल एंट्री चलो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच कैसे पावर पोस्टिंग जो है वो चलती है। देखो, कौन देख, मिनिस्टर क्या है हमारे पास? मिनिस्टर जो है वो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। मिनिस्टर क्या है हमारे पास? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। और सेक्रेटरी क्या है, यानी कि आईएएस ऑफिसर क्या है जो किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा? वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। एक सेक्रेटरी आईएएस है और 30-32 साल की सर्विस के बाद वो जाकर सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर बैठेगा। लाखों फाइलें उसने अपने जीवन के अंदर देखी हैं। पॉलिसी का इन डेप्थ नॉलेज जो है वो उस आईएएस ऑफिसर के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसको मुंह जबानी याद है। टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो उस आईएएस ऑफिसर के पास मौजूद है। लेकिन एक मिनिस्टर आया, नया नया मिनिस्टर साहब इलेक्टेड हुए हैं, पहली पहली बार वो मिनिस्टर बने हैं, पहली पहली बार एमपी ही बने हैं, पहली पहली बार उनको पोर्टफोलियो मिला है। पोर्टफोलियो की उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, पोर्टफोलियो का उनके पास कोई डेप्थ ही नहीं है। लेकिन उनके पास है एक डेमोक्रेटिक मैंडेट। वो बन चुके हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लोगों ने उन्हें चुनकर वहां पर भेजा है। तो अब दोनों एक ही रूम में अगर बैठे होंगे, एक तरफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो दोनों के बीच में चलेगी एक डिबेट। पावर असल में किसके पास होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर तो इसका बड़ा सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो, आर्टिकल 53 है। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है। वहीं आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, देखो सारे आर्टिकल मैं तुमको दिखाई ही देता हूं। हमारे पास कई सारे आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 77 है। ये सभी आर्टिकल्स जो है वो अपने अपने अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होती है। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी। वही आर्टिकल 77 है हमारे पास, वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंडक्ट ऑफ बिजनेस मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। मतलब मिनिस्टर ही एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, सेक्रेटरी मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव पावर को इंप्लीमेंट करेगा। मिनिस्टर डिसाइड करेगा, सेक्रेटरी उसको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मिनिस्टर डिसाइड करेगा और सेक्रेटरी उसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसे नहीं चलती है। ग्राउंड रियलिटी, मिनिस्टर तो आए, मिनिस्टर को पोर्टफोलियो के बारे में पता ही नहीं है। सेक्रेटरी उनको पोर्टफोलियो के बारे में बताएगा, सेक्रेटरी उनको सारी इंफॉर्मेशन देगा, सेक्रेटरी उनके सामने फाइल बैठकर उनको सुनाएगा, उनको पढ़ाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग पावर डायनेमिक यहां पर बन जाता है। मिनिस्टर के पास फॉर्मल पावर है, सेक्रेटरी के पास इंफॉर्मेशनल पावर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मिनिस्टर नहीं जानता कि एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी को पता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट करना चाहिए। सेक्रेटरी अपनी राय देगा, अपना ऑप्शन देगा, मिनिस्टर उसको इंप्रूव करेगा। तो असल में फैसला किसने लिया? असल में फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली तो मिनिस्टर साहब ने लिया, बट फैसला करवाया किसने? सेक्रेटरी साहब ने करवाया। तो ये दोनों के बीच की डिबेट जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहेगी। देश हमारा डेमोक्रेटिक है और ऐसी डिबेट्स जो होती हैं वो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी ही होती हैं। चलो, अब समझते हैं हम ये सारा लेटरल एंट्री का जो सिस्टम है उसके बारे में। हम सारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये लेटरल एंट्री जो है वो आखिरकार होती क्या है और उससे जुड़ा हुआ क्या इशू जो है वो आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, अब देखो,
तीन बड़े डिसीजन हैं आज सिविल सर्विसेज के बारे में, या तीन बड़े डिबेट हैं आज सिविल सर्विसेज के बारे में। तीन क्वेश्चन जो पॉलिसी सर्कल में लगातार घूमते रहते हैं, एग्जाम्स में भी लगातार रिपीट होते रहते हैं। पहला है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या है? देखो, 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मली लेटरल एंट्री अनाउंस की थी। मतलब प्राइवेट सेक्टर से, एकेडमिक से एक्सपर्ट्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट में लेकर आओ और गवर्नमेंट में बना दो उनको जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री में बना दो उनको जॉइंट सेक्रेटरी। जहां पर वैसे आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट बाहर से एक बंदा लेकर आओ, एक एक्सपर्ट लेकर आओ, एक स्पेशलिस्ट लेकर आओ और उसको जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर हाई कर दो। वैसे यूपीएससी एग्जाम लेता है, आईएएस बनाता है, उसके बाद कहीं जाकर आप क्या बनते हो? आप जाकर जॉइंट सेक्रेटरी बनते हो। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर लेटरल एंट्री के थ्रू आपको इसके अंदर एंट्री करवा दी जाएगी। इसके सपोर्टर क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्पेशलिस्ट चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ एक्सपर्ट चाहिए, आईएएस जो है वो एक जनरलिस्ट है, मिनिस्ट्री में इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स होने चाहिए, स्पेशल लोग होने चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी की इंडिपेंडेंस को कम करता है। प्राइवेट सेक्टर से आने वाला पर्सन इंडस्ट्री के प्रति लॉयल होगा, ना कि गवर्नमेंट के प्रति लॉयल होगा। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जो पिछले 30 साल से सर्व कर रहा है, वो सरकार के प्रति लॉयल होगा, वो आपके प्रति लॉयल होगा। इसीलिए लेटरल एंट्री को लेकर काफी ज्यादा डिबेट जो है वो लगातार सरकार में चलती रहती है। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक 50 प्लस अपॉइंटमेंट सिर्फ 2018 के बाद से ही लेटरल एंट्री के थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पर आखिरकार की है। ठीक है, समझे? तो ये कंट्रोवर्सी है। एक जर्नलिस्ट है, एक स्पेशलिस्ट है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर डिबेट चलती रहती है। समझे कैसे ये सब कुछ काम होता है, कैसे फाइल्स होती हैं? अब ये अपने को डिसाइड करना है कि हम किसके पक्ष में हैं। क्या हम जर्नलिस्ट के पक्ष में हैं, या हम स्पेशलिस्ट के पक्ष में हैं, क्या हम लेटरल एंट्री के पक्ष में हैं? ठीक है। मेरी अपनी राय ये है कि जर्नलिस्ट आईएएस ऑफिसर्स चलते रहने चाहिए, लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर आपको स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है और वहां पर लेटरल एंट्री के थ्रू स्पेशलिस्ट को जरूर लेकर आना चाहिए। तो यही मेरी राय है। मैं दोनों को पूरी तरीके से निगेट नहीं करता हूं, दोनों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो ठीक है बच्चों, समझा आपने सारा कि सिविल सर्विसेज कैसे काम करती है। आई होप कि आपको इसके अंदर कई सारी निटी ग्रिटीज जो है वो समझ में आई होंगी, जो आपके एग्जाम रिलेटेड आंसर राइटिंग के अंदर मदद करेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है राही मेहता और मैं आपके लिए ऐसे बर्निंग इश्यूज के ऊपर वीडियोस लगातार समय के साथ लेकर आता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।